नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज हम चर्चा करेंगे 3 विषयों पर। जी हां दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्नों के बेसिक को समझना बहुत ही जरूरी होता है और इसको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम कुछ प्रयोजना कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिस प्रकार के प्रश्नों को अक्सर प्रयोजना कार्य में पूछे जाते हैं। तो आज 3 प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे जिसमें प्रयोजना कार्य को लिखना होगा। ठीक है, यहां पर जब भी प्रयोजना कार्य आपको दिए जाते हैं तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको केवल 2 प्रश्न बनाने होते हैं। तो आज मैं 3 प्रश्नों का हल करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इनका बेसिक सिखा देता हूं, उसके बाद प्रयोजना कार्य को कैसे हल करना है वो भी बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हमें यह कहा जाए कोण या भुजा के आधार पर त्रिभुजों को बांटिए, तो त्रिभुजों को हम 2 प्रकार से बांटेंगे, एक तो कोण के आधार पर बांटेंगे और एक भुजा के आधार पर। तो यहां पर देखिए मैं कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर इसको लिख रखा हूं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज कहलाता है कब, जब कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है। निश्चित है एक कोण 90 अंश का है, बाकी कोण जो है क्या होगा, न्यून कोण होगा, 100% तय होता है। लेकिन अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण जो है, देखिए कोई एक कोण जो है क्या हो जाए, 90 अंश से अधिक हो जाए, मतलब यहां पर देखिए एक कोण की बात कर रहे हैं, केवल एक कोण ही अगर क्या हो जाए 90 कोण से अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, है ना। अब इस कोण को अधिक कोण बोलते हैं। इसका मतलब तो यह भी समझ आ गया कि न्यून कोण त्रिभुज में जो कोण का जो मान है वो क्या होगा, 90 अंश से कम होगा, न्यून होगा। इसका मतलब यह है कि जब इसके कोण जो है 90 अंश से कम हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, और वो कोण जो 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। तो ये हो गया कोण के आधार पर, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज को देखना है और हम भुजा के आधार पर बताएं तो भुजा के आधार पर जब अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर तीनों भुजा बराबर हो, और इसमें इस प्रकार के संकेत लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर जो भुजा बराबर है तो वहां पर ऐसे बराबर का चिन्ह लगा रहेगा, 2 बार कट लगा रहेगा, है ना। तीनों भुजा बराबर है तो तीनों में इस प्रकार के संकेत लगे होते हैं। ये एक नियम है कि जो बराबर हो उसमें बराबर का निशान लगाया जाता है, ताकि समझ आ जाए कि कौन कौन सी भुजा बराबर है। जैसे यहां पर ये दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों में चिन्ह लगा था, इसमें तीनों भुजा बराबर है। और जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा जब बराबर होते हैं ना, उसे बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। और एक बात हमेशा याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, मतलब तीनों कोण जो है 60 अंश का ही होता है, क्योंकि तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 180 अंश होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग 180 अंश तो होता है, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का भी होता है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, फिर विषम बाहु में संकेत कुछ इस प्रकार के होंगे, ये वाला त्रिभुज में 1 लाइन, इस वाले में 2 लाइन, इस वाले में 3 लाइन। कहने का मतलब यह है कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए सममित आकृति किसे कहते हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं और इसको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे एक मैं पेज ही ले लिया हूं, इसको मैं कहां से मोड़ूं कि पूरे आधे भाग को ढक ले, तो इसको अगर मैं यहां बीच से मोड़ता हूं तो पूरे आधे भाग को ढक लेगा, तो वो सममित आकृति कहलाएगा। और जहां से हम इसको मोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, सममित अक्ष। उदाहरण के लिए यहां पर मैं बताऊं, ये पत्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये सममित आकृति है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए अगर इसमें बीच से मोड़ता हूं तो इधर मोड़ूंगा तो यहां पर थोड़ा मुड़ा हुआ है, मतलब ये जो है पूरे दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, मतलब ये वाला सममित आकृति नहीं है, तो इसमें कोई सममित अक्ष भी नहीं है। सममित अक्ष किसको बोलते हैं, जहां से मोड़ने पर, जैसे इसको मैं यहां से मोड़ता हूं तो क्या है पूरे आधे भाग को ढक लेगा, या फिर यहां से मोड़ता हूं तो क्या है पूरे आधे भाग को ढक लेगा, नहीं ढकेगा, मतलब ये तो सममित आकृति है ही नहीं। इसमें बात करते हैं क्या ये सममित आकृति है, इसको मैंने प्रैक्टिकल के द्वारा बहुत ही आराम से समझाया, बहुत आसान से समझाया है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे इनको देखो, हम इधर से मोड़ेंगे तो ये नहीं ढकेगा, लेकिन भाई इसको हम बीच से मोड़ते हैं। यहां से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा ना, ऐसे
अगर मैं मोड़ू चलो तो ये पूरे आधे भाग को क्या कर लेगा, ढक लेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि आधा पत्ता ही दिखाई दे रहा है। जब इसको हम खोलेंगे ना तो ये फिर से पूरा पत्ता दिखाई देगा। तो ये जो है सममित आकृति है, जहां से हमने मोड़ा है, उदाहरण के लिए चलो इसको मोड़ा है मैंने, अब फिर से अगर मैं चित्र बनाऊं तो इसको इस प्रकार करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, सममित आकृति कहलाएगा। और जहां से हमने इसको मोड़ा था वो क्या कहलाएगा, सममित अक्ष कहलाएगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं जैसे ओ को आप किधर से ही मोड़ो वो बाकी आधे भाग को ढक लेगा, मतलब ये ओ जो है सममित आकृति है, ठीक है। और ए भी सममित आकृति हो सकता है, इसको जब हम इस प्रकार मोड़ेंगे तब, ठीक है, बाकी आधे भाग को ढक लेगा। ये y जो है सममित आकृति है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हम प्रयोजना कार्य को देखते हैं जिसे आपको बनाना होगा, और इसी प्रकार के प्रयोजना कार्य हमेशा आपको क्लास में दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही गणित के बेहतरीन तरीके इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको गणित को खेल खेल में ही सिखाया जाता है, और गणित के जादुई ट्रिक भी इस चैनल में अपलोड किए जाते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके लिए आवश्यक है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अब आपके प्रयोजना कार्य को देखते हैं जिसमें हमें बनाना कैसे है। लेकिन ये चीज मैं बताना भूल गया कि यहां पर भिन्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर भिन्न क्या है, देखिए भिन्नों को लिखते कैसे, भिन्न को कैसे लिखना है। देखिए अगर हमें जो भी आकृति दिया है उसमें कुल आकृति को गिन लेना है, कुल भाग को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहां पर हम बटे में 9 लिखेंगे। ध्यान दीजिए जो पूरे भाग है उसको नीचे में लिखते हैं, और इसमें कितने भाग को घेरा गया है तो 1 2 और 3 ऊपर में लिख देंगे इसको ऐसे। ये हमारा भिन्न के रूप में लिखा गया है। यदि कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे। अगर ये कट रहा है 3 1 कम 3 3 3 ना, तो ये 1/3 भाग इसमें क्या हुआ है, कलर किया गया है। तो आइए अब हम प्रयोजना कार्य के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों अब हम प्रयोजना कार्य को देखते हैं। यहां पर देखिए हमें प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए चित्रों के छायांकित हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न लिखना है। आपको केवल भिन्न के रूप में लिखना है, तो बहुत ही सरल होता है। इसमें आपको कुल जो चित्र है उसको गिन लेना है, कुल भाग है उसको 1 2 3 और 4 भाग में बटा हुआ है। तो 4 को आप यहां पर लिख लीजिएगा, बटे में लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, हमने लिख लिया। लेकिन कितने भाग को छायांकित किया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं केवल एक भाग को छायांकित किया गया है, तो उस छायांकित भाग को ऊपर में लिखेंगे। आपका भिन्न बदल गया, लेकिन अगर ये भाग जा रहा है तो भाग देंगे, चूंकि ये भाग नहीं जा रहा है तो हमारा उत्तर हो गया। आपको यहां पर अंदर में लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बाहर में लिख रहा हूं। इसमें देखिए कुल खानों की संख्या को पहले गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खाने हैं। तो 16 खाने को तो आप नीचे में लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए हमने लिख लिया है ना, आप इस डिब्बे में लिख लीजिएगा। उसके बाद कितने भागों को छायांकित किया गया है, तो 1 2 3 4 5 और 6 भाग। यहाँ पर 6 भाग को छायांकित किया गया है। अब अगर ये भाग जा रहा है तो भाग देंगे, तो निश्चित रूप से ये भाग तो जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 3 6 है ना, और 2 8 16। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 3/8, मतलब 3/8 भाग इसमें क्या है, छायांकित है। इसको देखिए पूरे भागों को इसको गिन लेते हैं। अब हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भाग है। ध्यान दीजिए 6 भाग में एक भाग छायांकित है, तो 6 को हम नीचे में लिखेंगे, 6 हम नीचे में लिखेंगे और 1 को अंश में लिखेंगे। तो ये इस प्रकार हम 1/6 लिखेंगे, और ये इसका भिन्न हो गया है। इसको देखिए टोटल भागों की संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 भाग है, तो 5 को हम नीचे में लिखेंगे। और कितने भाग छायांकित है, 1 और 2 भाग ही छायांकित, तो यहां ऊपर में हम क्या लिखेंगे, 2। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग है, तो टोटल 8 भाग है भाई। और 8 भाग में कितने भाग को छायांकित किया गया है, 1 2 3 और 4 भाग को छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और ये भाग जा रहा है, तो 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार आप भिन्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इस प्रकार के जो चित्र दिए होंगे उसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, यहां पर हमें दिख रहा है, ये अगर हम इसको कोण की बात करें तो कोण के आधार पर ये समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यहां पर निशान लगा होता है, वो समकोण को इंगित करता है। यहां पर समकोण त्रिभुज दिखा रहा है, ये 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और भुजा के आधार पर अगर इसको कहें तो यहां पर देखिए यहां पर निशान लगा है और यहां पर निशान लगा है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी बात करते हैं, ये अगर कोण के आधार पर बात करें तो ये समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन भुजाओं के आधार पर बात करें तो देखिए यहां पर एक लाइन लगा हुआ है, यहां पर 2 लाइन लगा हुआ है, और यहां पर 3 लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है। मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर हम भुजाओं की बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज है, कोण की बात करें तो समकोण त्रिभुज है, तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज इसको हम कह सकते हैं। इसकी बात करते हैं, देखिए तीनों में ही क्या है, तीनों में देखिए बराबर का निशान लगा हुआ है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में
तीनों कोण कितने अंश का होता है, ये 60 अंश का होता है, जो कि एक न्यून कोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको न्यून कोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं कोण के आधार पर, और भुजाओं के आधार पर ये समबाहु त्रिभुज है। इसको देखिए, इसमें दो भुजा ही बराबर दिखाई दे रहा है, तो भुजाओं के आधार पर तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और कोण के आधार पर आप देख सकते हैं इनके सारे कोण जो है क्या है, न्यून कोण है ना, 90 अंश से कम है, मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए ये भुजा एक लाइन लगा है, इसमें 2 लाइन लगा हुआ है, इसमें 3 लाइन लगा है, मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं है। इसका मतलब भुजाओं के आधार पर ये विषम बाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। और कोण के आधार पर बात करेंगे तो कोई भी कोण 90 अंश नहीं है, और कोई भी जो है 90 अंश से अधिक भी नहीं है, सभी जो है 90 अंश से कम है, मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कोण है ना 90 अंश से अधिक दिखाई दे रहा है। अब कितना है इसको आप नाप कर बनाइएगा, ध्यान दीजिए, प्रयोजन कार्य में आपको नाप के बनाना होगा, तो अब इसको नाप लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, मान लीजिए 105 अंश है तो लिख लीजिए, अब ये 90 अंश से अधिक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। लेकिन इसमें देखिए अधिक कोण त्रिभुज तो है, लेकिन इसके दो भुजा बराबर भी है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। इसकी बात करते हैं, तीनों भुजा बराबर नहीं है, देख लीजिए यहां पे 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन लगा है, तीनों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए भुजाओं के आधार पर ये विषम बाहु त्रिभुज है। लेकिन यहां पर जो कोण दिखाई दे रहा है वो 90 अंश से अधिक है, मतलब हो सकता है 110 अंश हो, इसको आप नाप कर बना लीजिएगा। और ये अगर 90 अंश से अधिक है तो ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार आप सभी प्रकार के त्रिभुजों को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर उसको अलग अलग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करें, इन पत्तों को परस्पर एक दूसरे पर रखें, इनमें से कौन से पत्ते सममित हैं, उन पत्तों की आकृति कॉपी पर बनाएं और उत्पन्न सममित अक्ष को खींचे। मतलब आपको एक चित्र बनाना होगा। ठीक है, यहां पर मैं चित्र को इस बोर्ड में बना के बताऊंगा, और आपको सममित आकृति के बारे में पूरा एक एक चीज बता रहा हूं। सममित आकृति किसे कहते हैं, यहां पर मैंने कुछ पत्ते लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये कुछ पत्ते हैं, और ध्यान दीजिए, आपको इतने प्रैक्टिकल से पूरा एक एक चीज समझ आ जाएगा कि सममित आकृति किसे कहते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ पत्ते बनाए भी हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझा सकूं। ये देखिए, ये जो पत्ता है ना, आम के पत्ते आपने देखे होंगे, तो इस प्रकार के पत्ते और इस प्रकार के जो पत्ते होते हैं मैंने बनाए हैं। आप देखो, इसमें से सममित आकृति किसे कहते हैं, तो इनको हम कहीं से ही मोड़े, अगर इसको मैं इधर से मोड़ूं तो देखिएगा पूरा भाग नहीं ढकेगा, कुछ ना कुछ भाग हमें दिखाई देगा, इसलिए इस प्रकार से मोड़ेंगे तो हमें सममित अक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन इसको मैं इस प्रकार से मोड़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस प्रकार से मोड़ूं तो आपको पत्ते का दूसरा भाग नहीं दिखाई देता, देखिए बिल्कुल ढक गया है। तो जहां से मोड़ा गया है, इनको जो मोड़ा गया है ना, उनको सममित अक्ष बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ये सममित अक्ष कहलाएगा, है ना, और ये सममित आकृति कहलाएगा। उसी प्रकार ये वाला पत्ता भी देख सकते हैं आप, ये वाला, इसको भी हम इस प्रकार से मोड़ेंगे ना, तो देखिए पूरा नहीं ढक रहा है, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सममित अक्ष नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जो आकृति है वो सममित आकृति है, लेकिन कब, किधर से मोड़ेंगे, तब इधर से अगर हम मोड़ते हैं, देखिए मैं मोड़ के दिखा रहा हूं, तो इस प्रकार का सममित आकृति आप बना भी सकते हैं अपने कागज में। पहले आप इस प्रकार कागज को मोड़ लीजिए, फिर काटिए, उसके बाद उसको कोई भी डायग्राम करिए, उसके बाद वो सममित आकृति ही होता है। ये देखिए, अब यहां से हम मोड़ रहे हैं, तो जहां से मोड़ रहे हैं जिसके बाद वो पूरे आधे आकृति को ढक लेता है, वो क्या कहलाता है, सममित आकृति कहलाता है। तो ये भी सममित आकृति है। अब देखिए, ये वाला पत्ता जो है, क्या ये आपको सममित आकृति दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं बीच से ऐसे मोड़ूं तो देखिए बिल्कुल नहीं ढक रहा है, यहां पर नहीं ढक रहा है, और इधर से देखेंगे तो यहां पर नहीं ढक रहा है, मतलब सममित आकृति नहीं है, कैंसल हो गया ये। इसकी बात करते हैं, क्या ये पूर्णतः सममित आकृति है, ऐसा लग रहा है कि सममित आकृति है, इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे मोड़ेंगे तब तो ये सममित आकृति बिल्कुल नहीं है। इसको आप इस प्रकार मोड़िए, देखिए मैं मोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्या ये पूरा ढक ले रहा है, तो निश्चित रूप से देखिए पूरा ढकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लास्ट में देखिए ये पूरा ढक नहीं पा रहा है, देखिए यहां पर आपको ढक नहीं रहा है, तो ये सममित आकृति नहीं है। अगर इसको हम कुछ काट दें, यहां से हम उसको अलग कर दें, जो ढक नहीं है उसको अलग कर दें, तब ये सममित आकृति बन जाएगा। ये देखिए, अब ये सममित आकृति बन गया है। तो और इसका फिर सममित अक्ष कौन सा है, जहां से मोड़ा जा रहा है वो उनका सममित अक्ष है। ये आम के पत्ते, ध्यान दीजिए, आम के कुछ पत्ते जो है सममित आकृति होते हैं और कुछ जो है सममित आकृति नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ पत्ते गोलाई में होते हैं, जैसे थोड़ा सा गोलाई में है तो ये निश्चित रूप से पूरे आकृति को नहीं ढक पाएगा। ये देखिए पूरा नहीं ढक पा रहा है, बीच से हम मोड़ रहे हैं तो पूरा नहीं ढक रहा है, निश्चित रूप से सममित आकृति नहीं है। ये वाला आकृति भी सममित आकृति जैसा लग रहा है, लेकिन अगर पूरा ढक ले तो सममित आकृति है और पूरा नहीं ढके तो सममित आकृति नहीं होगा। तो ये पूरा एक प्रकार से ढक ले रहा है, देखिए पूरा ढक रहा है ना, तो ये सममित आकृति होगा, और जहां से हम मोड़ रहे हैं वो क्या होगा, सममित अक्ष। उसी प्रकार मैंने यहां पर और कुछ पत्ती लिया है, ये भी बिल्कुल सममित आकृति जैसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं मोड़कर, ये पूरा ढकना चाहिए, अगर पूरे आधे भाग को पूरा ढक लेता है तब ये सममित आकृति होता है। देखिए इस प्रकार की आकृति को हम सममित आकृति कह सकते हैं, लेकिन हल्का से यहां पर देखिए नहीं ढक रहा है तो हम इसको सममित आकृति नहीं बोल सकते। अगर इसको हम काट दें,
और पत्ती को पूरा सेम बना दे, तब ये सममित आकृति बन जाएगा, और जहां से मोड़ा गया है वो क्या है, कहलाएगा उसका सममित अक्ष। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।